ओके, शुरू करते हैं साइंस की क्लास। आज हमने करना है फिजिक्स का लाइट चैप्टर चालू, और जिसका लाइट चैप्टर नहीं आ रहा अभी, जैसे तुम्हारा श्रेय, तो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी 2 पेजेस चाहिए उसके, है ना, और तुमको लाइव प्रोसेस की नहीं, वो तो ठीक है, पर लाइव प्रोसेस की तुमको मैंने भेज दी है ना। लाइट चैप्टर शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग से समझ आ रहा है वैसे? तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी करवाया या फिर लाइट करवाया? अभी दो ही आ रहे, लाइव प्रोसेस और 1, ठीक है। ओके, लाइट चैप्टर चालू करते हैं। लाइट की पहले तो डेफिनेशन रीड करते हैं कुछ ना कुछ। लाइट होती क्या है? लाइट एक तरह से एनर्जी होती है जो हमारी आंखों को सेंसेशन देती है देखने की। अगर लाइट ना हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल अंधेरा हो, 1% भी लाइट नहीं है तो हमें कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो लाइट ही है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है ना। तो लिखो डेफिनेशन लाइट की, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन लिखो लाइट की, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब चैप्टर 1 के मैं तुमको अलग से पीडीएफ नोट भेज दूंगा केमिस्ट्री के, वो भी पढ़ लेना। लाइट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी it is the form of energy which produces sensation of light is the form of energy which produces sensation of vision in our eyes, which produces sensation of vision in our eyes। रुद्र और रिद्धि समझ आ रहा है ना ऑनलाइन? रिद्धि बताओ। Light is a form of energy which produces a sensation of vision in our eyes। अब फिनोमिना ऑफ लाइट पढ़ते हैं। कौन से फिनोमिना हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले लाइट के? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो ये चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट है, और नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो चैप्टर का सेकेंड हाफ है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये चैप्टर के फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। अच्छा, इसको समझने से पहले ना एक बार देखो यहां पर बोर्ड पे, जब भी लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो हमारी आंखों पे पड़ती है, हमें दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन जो है वो मोस्टली ओपेक ऑब्जेक्ट पे अच्छा दिखता है। ओपेक ऑब्जेक्ट पता है ना, जिसमें लाइट आर पर नहीं जा सकती। 3 टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट पूरी चली जाती है, ट्रांसलूसेंट पार्शियली, और ओपेक बिल्कुल नेग्लिजिबल जाती नहीं है, राइट। तो जब भी लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो हमारी आंखों में, जैसे लाइट यहां से आई, इस पे फॉल करी, फिर मेरी आंखों पे गई, तो मुझे दिख रहा है। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। समझ आ गया? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या डेफिनेशन रहेगा? लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट is called reflection of light, is called reflection of light। bouncing back of light by an opaque object is called reflection of light। ठीक है, क्लियर? bouncing back of light by an opaque object is called reflection of light। लिख लिया तुमने सारा? अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? मिरर्स के अंदर। मिरर भी तो ओपेक होता है। आज बहुत आलस आ रहा है, क्यों? हाँ, रिफ्लेक्शन हम किस पे देखते हैं? मिरर पे। मिरर ओपेक होता है या फिर ट्रांसपेरेंट होता है? ओपेक। मिरर पीछे से पेंट हुआ होता है ना, तो ओपेक हो गया। अगर पेंट नहीं होता तो ट्रांसपेरेंट होता, राइट। बेसिकली तुम ग्लास को पेंट कर दो, मिरर बन जाएगा, है ना। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर करें चालू। देखो बोर्ड पे, अब ये एक प्लेन मिरर है,
जब भी लाइट ऑब्लिकली फॉल करती है प्लेन मिरर पे, और ये क्या बना होता है बीच में एक नॉर्मल टू दी प्लेन मिरर, ये तुमने पढ़ा हुआ है शायद, कब पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है ना। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दी मिरर। मिरर का ये वाला पार्ट कौन सा, अभी बनाना नहीं है, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट है मिरर का, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और मिरर का ये वाला पार्ट कौन सा है, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, मिरर का ऊपर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे वाला पार्ट पॉलिश सरफेस, यही तो होता है। ये मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे वाला पार्ट पॉलिश सरफेस। जब लाइट ऑब्लिकली यानी टेढ़ी लाइट ट्रैवल करेगी तो वो जिस एंगल से लाइट टकरा रही है मिरर को, उसी एंगल से बाउंस कर जाती है। समझ आ गया ना। और ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जिस एंगल से लाइट टकराई उसी एंगल से लाइट बाउंस बैक कर गई। इसको ले लेते हैं हम ए, इसको ले लेते हैं हम बी। ए एम जो है वो इंसिडेंट रे है, एम बी जो है वो है रिफ्लेक्टेड रे। ए एम क्या है, इंसिडेंट रे, और एम बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। समझ आ गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। अब इसको बनाने से पहले मैंने बोला था अभी बनाना मत, बना लिया फिर से। इसको बनाने से पहले एक डेफिनेशन, एक वो लिखो, थ्योरेटिकल पार्ट है ना, इसलिए नहीं करा। इसको बनाने से पहले एक पार्ट लिखो, टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ये लिख लिया। ये लिखो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, आगे लिखो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर लिखो। अब आगे लिखो, when light falls obliquely on plane mirror, when light falls obliquely on plane mirror, light falls obliquely on plane mirror, then it bounces back, then it bounces back by same angle, then it bounces back, then it bounces back by same angle। ठीक है। अब ये फिगर बनाओ, अब यहां पर लिखो आगे, ए एम है हमारी कौन सी रे, इंसिडेंट रे। एम बी कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई इज एंगल बिटवीन, किसके बीच में होता है एंगल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिद्धि और रुद्र दिख रहा है नीचे वाला पार्ट पूरा। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। लिख लो सारा। आगे सुनो, अब एम बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, एन एम क्या है, नॉर्मल। एन एम क्या हुआ, नॉर्मल टू दी मिरर। अगर ये नॉर्मल टू दी मिरर है ना, तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी मिरर। तो तुम खुद देख लो, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है मिरर के साथ, है ना। नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है मिरर के, यानी 90 डिग्री एंगल बना रहा है मिरर के साथ। और एंगल आर क्या हो जाता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और ये कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो सारा। अब आगे सुनो, अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। अब इसको बनाना नहीं, पहले समझ लो, बनाना नहीं है, पहले समझ लो। ये ऑब्जेक्ट है, तुम सबके घर में प्लेन मिरर है, सबके घर में प्लेन मिरर है, तुम्हारी है शायद, और फिर भी हाईएस्ट तो हाईएस्ट नहीं है ना। सबके घर में प्लेन मिरर है, तुम मिरर के आगे खड़े हो, तुम क्या हो, मिरर के आगे ऑब्जेक्ट। तो अगर तुम जितना दूर मिरर से खड़े होते हो उतनी दूर इमेज बनती है, यस और नो। तुम्हारा जो एक्चुअल साइज होता है वही एक्चुअल साइज तुमको इमेज में दिखाई देता है, राइट। तुम अगर मिरर के पास जा रहे हो तो इमेज भी पास आती है, तुम अगर मिरर से दूर जा रहे हो तो इमेज भी दूर जा रही है।
तुम अगर अपना राइट हैंड खड़ा कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, ये उल्टा होता है, राइट। ये ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल बनाया मैंने मिरर के साथ, अभी रुक जाओ, बनाना नहीं है इसको। ये बनाई मैंने इंसिडेंट रे, ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करूं तो ये बन जाता है हमारा इमेज। रफली जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतना ही दूर इमेज होता है मिरर से। समझ आया? तो बेसिकली अगर इमेज बनानी है तो हमें रिफ्लेक्टेड रे को क्या करना पड़ेगा, पॉलिश सरफेस के अंदर एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर इमेज बनानी है तो रिफ्लेक्टेड रे को क्या करना पड़ेगा, पॉलिश सरफेस के अंदर एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इमेज तो तुम्हारी मिरर के अंदर ही बनती है ना। इमेज तो मिरर के अंदर ही बनती है। ये मिरर के अंदर का पार्ट है, ये मिरर के बाहर वाला पार्ट। जहां पर तुम खड़े हो यहां पर तुम्हारी इमेज है, जितनी दूर तुम हो उतना दूर तुम्हारी इमेज है। जितना साइज तुम्हारा ऑब्जेक्ट का उतना साइज तुम्हारी इमेज का साइज होता है। ये रिफ्लेक्टेड रे से ही तो हमारी इमेज बनी है। इमेज हमेशा जब भी बनती है हमेशा बनती है रिफ्लेक्टेड रे से। रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जा रही है सिरे पर, उसको एक्सटेंड करें नीचे उसी लाइन के ऊपर। ठीक है, समझ आ गया? इमेज फॉर्मेशन क्लियर है? तुम पढ़ ही नहीं रहे, समझ आया नहीं आया? अभी बनाओ, अब इसकी लिखती है इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिखेंगे? इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि इमेज के फीचर्स क्या है, किस तरह की इमेज बन रही है प्लेन मिरर में। किस तरह की इमेज बन रही है देखते हैं, वो पढ़ते हैं। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि इमेज कैसी बन रही है, इमेज दिखती कैसी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जब भी हम इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यानी हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसी है। ठीक है, क्लियर? तो इसकी जो पहला पॉइंट आएगा वो ये आएगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहले समझ तो लिखना बाद में। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? नकली इमेज। नकली इमेज का मतलब अगर इमेज हमारी मिरर के पीछे बन रही है तो वो कौन सी इमेज है? नकली इमेज। अगर मिरर के आगे बन रही है तो वो कौन सी इमेज है? रियल इमेज। इसका एग्जांपल देता हूं, तुम मूवी देखने जाते हो, सबने मूवी देखी है हॉल में, निवान सुन लो। हाँ, तो जो इमेज बनती है प्रोजेक्टर से, जो बन रही है इमेज, कहां बन रही है? आगे बन रही है, प्रोजेक्टर के अंदर तो नहीं बन रही ना, तो वो रियल इमेज है। जब इमेज स्क्रीन पे बने तो वो रियल इमेज है। जब इमेज उसी ऑब्जेक्ट के अंदर बने यानी मिरर के अंदर बने तो वो क्या है? वर्चुअल इमेज, नकली इमेज। समझ आ गया? अगर मिरर इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो रियल इमेज, स्क्रीन पे नहीं बन रही तो वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी। तुम अगर सीधे खड़े हो मिरर के आगे तो तुम उल्टे दिखाई देते हो, सीधे दिखाई देते हो? सीधे देखते हो। पर ऐसे भी तो मिरर होते हैं जब तुम खड़े सीधे होते हो पर तुमको उल्टा कर देता है वो। देखिए ऐसे मिरर, जू वगैरह में जाते हो फिर कहीं ना कहीं जाते हो तो उसमें ऐसे मिरर भी होते हैं ना कि मिरर वाला वो बना होता है पूरा एक, तो तुम कभी सीधे खड़े हो तुमको उल्टा दिखाई दे रहा है, पर ये तो सीधे खड़े हो तो सीधा दिखाई देता है। सेकंड, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट। तुमने राइट हैंड उठाया तो क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड है ना। लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाएगा इसका, है ना। अब थर्ड पॉइंट, इमेज इज एज फार फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज इज एज फार फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी इमेज जितनी दूर होती है मिरर के उतनी ही दूर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जितना दूर है इमेज के उतनी ही दूर इमेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। आया समझ? क्लियर है? सारे पॉइंट से भी लिखोगे, जो जो लिखा सब कुछ लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की आती है, हाँ
ये एक इमेज की बात हो रही है, अलग अलग इमेज की बात नहीं हो रही श्रेय, ये इसी एक इमेज की बात हो रही है। ये जो चारों पॉइंट्स है ये अलग अलग इमेज की नहीं, चारों पॉइंट्स एक ही इमेज के हैं जो मिरर के अंदर बनती है। तुम मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम सारी पॉइंट्स अपने ऊपर अप्लाई करो ना। तुम मिरर के सामने खड़े हो तो तुम्हारा इमेज वर्चुअल है, ऑब्वियसली मिरर के अंदर इरेक्ट यानी सीधी। फिर इमेज लेटरली इन्वर्टेड, तुम राइट हैंड खड़े करते हो तो लेफ्ट हैंड आता है, लेफ्ट हैंड खड़ा करो तो राइट हैंड आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, इमेज इज एज फार फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जितना दूर तुम आगे जा रहे हो अगर मिरर के तो इमेज भी आगे जा रही है, तुम पीछे जा रहे हो मिरर के तो इमेज भी पीछे जा रही है। तो डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज एंड मिरर टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इमेज साइज इज सेम, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। इसका मतलब क्या, जो तुम एक्चुअल दिखते हो तुम्हें वही एक्चुअल दिखाता है प्लेन मिरर। वरना कुछ कुछ मिरर ऐसे भी तो होते हैं कि तुम मोटे हो पर तुमको पतला दिखाई दे रहा है, तुम पतले तो तुम मोटा दिखाई दे रहा है। ऐसे भी तो मिरर होते हैं, तुम्हारा साइज ही चेंज कर देता है। तुम बड़े हो तुमको छोटा दिखा देगा, तुम छोटे हो तो तुमको बड़ा दिखा देगा, पर ये साइज सेम रहता है। समझ आ गया, जैसे तुम हो वैसे दिखोगे। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स लिखो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स के। आगे सुनो, अब हम पढ़ते हैं इसी से मिलते जुलते क्या बन जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये हर एक मिरर के लिए वैलिड है, जरूरी नहीं है सिर्फ प्लेन मिरर होता है। बहुत टाइप के मिरर पढ़ोगे तुम, बट हमने अभी सिर्फ प्लेन मिरर पढ़ा है। और ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हर एक टाइप ऑफ मिरर के लिए वैलिड है। और रिफ्लेक्शन हमेशा किस पे होती है, ऑपेक ऑब्जेक्ट पे या फिर मिरर पे। ठीक है, लिखो पहला लॉ, ये मैं रिपीट करवा रहा हूं। लिखो फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे। ये तुमने पढ़े भी हैं लॉज पहले, है ना। द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in same plane, all lie in same plane, all lie in same plane। अब इसमें एक चीज ध्यान से सुनो, lie in same plane का मतलब क्या है। ये तुमने लॉ रटा हुआ है 8th क्लास से 7th क्लास से, तुम रटते आ रहे हो, बस इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। देखो, प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन फिगर, ठीक है। लाइन का मतलब होता है 1 डायमेंशन फिगर, और स्पेस का मतलब होता है 3 डायमेंशन फिगर। ये बोर्ड 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। ये बोर्ड 2 डायमेंशन है। ये बोर्ड सिर्फ बोर्ड की स्क्रीन की बात कर रहा हूं मैं, वो 2 डायमेंशन है। नहीं, स्क्रीन सिर्फ 2 डायमेंशन है। H0 मान लो ना एजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो इसका बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशन। ठीक है, देखो ध्यान से बोर्ड पे। अब अगर बोर्ड 2 डायमेंशन है तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, बोर्ड पे देखो इवान, ये लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे सबके सब एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, तीनों लाइंस इस बोर्ड पे लाई कर रही है। ये बोर्ड के बाहर तो नहीं आ रही, नहीं ना। तुम फिजिक्स में अभी एक चैप्टर पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर हम बोर्ड के बाहर भी चीजें पढ़ने वाले हैं इसी साल। तो तुम्हें लगेगा सब बोर्ड के बाहर तो कभी कुछ नहीं आता, पर ऐसा नहीं आता है। 10th क्लास में ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे भी हम बोर्ड के बाहर चीजें पढ़ेंगे। एक चीज बोर्ड के बाहर आ गई, ये तीनों लाइन बोर्ड के अंदर बन रही है, बोर्ड के बाहर तो नहीं जा रही ना। तो ये एक प्लेन पर लाई कर रही है। इसका मतलब अगर बोर्ड के बाहर होती तो एक प्लेन पर लाई नहीं करती, स्पेस में लाई करती। समझ आ गया पहला वाला पॉइंट। अब सेकंड लॉ लिखो। सेकंड लॉ तो सबको पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर पढ़ेंगे, वो कौन सा मिरर है बताओ, स्फेरिकल मिरर। करे चालू। कोर्स हमारा स्लो चल रहा है, तेज चल रहा है? मेरे हिसाब से कोर्स ठीक चल रहा है, कोई स्लो नहीं, कोई तेज नहीं है हमारा। मैथ्स में तेज तो इसलिए चल रहा है ना क्योंकि मैथ्स में तो हमने अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करे ज्यादा, और ना ही टेस्ट डिस्कस करा है, वो करेंगे तो फिर स्लो हो जाएगा। साइंस में स्लो नहीं चल रहा, साइंस में भी सही चल रहा है। तुम्हारे स्कूल में जल्दी करवा रहे हैं तो वो तो हमेशा होगा ही होगा। साइंस का कोर्स मैं स्कूल से मैच नहीं कर पाऊंगा कभी, बट तुम्हें अगर कोई ऐसे चैप्टर है तो तुम्हें जल्दी चाहिए तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो मुझसे। ठीक है,
बट हमारा फिर भी कोर्स मैं बता रहा हूँ अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा सारा। तो हम 3-4 महीने बोर्ड के, देखो हम तो बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तुम्हारे पेपर किसी के 40 मार्क्स के आएंगे, किसी के बीच में 80 मार्क्स के पेपर चल रहे हैं, सब कुछ चलता रहेगा वो। और बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास 3-4 महीने होंगे, सब कुछ रिवाइज करते रहेंगे। अक्टूबर एंड या नवंबर तक हम विद एनसीईआरटी विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ खत्म कर चुके होंगे, पर फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं हर चीज। ठीक है, क्लियर है? क्लासेस तो तुम्हारी तब तक चलती है, तब तक तुम्हारे पेपर चलते हैं बोर्ड के। जैसे सपोज जैसे मान लेते तुम्हारा बोर्ड स्टार्ट हो 15 फेब को, मोस्टली 15 फेब को स्टार्ट हो जाता है, 15 से 16 को स्टार्ट हो जाता है बोर्ड। तो हमारी क्लासेस चलती है 9 फेब तक, 9 या 10 फेब तक। बीच में मैं तुमको 4-5 दिन का ब्रेक देता हूँ, बिकॉज पहला पेपर मोस्टली इंग्लिश होता है, इसलिए। अगर पहले पेपर साइंस का होगा, नहीं साइंस पहले पेपर का साइंस का था, पहला इंग्लिश ही था। अगर तुम्हारा पहले पेपर साइंस का हो तो दो पेपर होते हैं, तो पहला इंग्लिश होता है, तो पहले साइंस होता है। अगर पहला साइंस का होगा बाय चांस, तो फिर कोई छुट्टी नहीं है। इंग्लिश का होगा तो 5-6 दिन का गैप दूंगा मैं, पढ़ते रहना अपने आप। फिर इसके बाद तो तुम्हारा वही, जब मैथ्स के टाइम पे तुम आओगे, फिर साइंस के टाइम पे तुम आओगे, फिर तुम घर चले जाओगे, फिर बाय बाय टाटा कर देंगे। ठीक है, और तब तक क्लासेस चलती रहती है। तो हमारा कोर्स तो अक्टूबर तक खत्म हो रहा है, फिर भी हम बीच में क्या क्या करने वाले हैं, ग्राइंड करने वाले हैं हर एक चीज को। तो मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जब हम ग्राइंड करते हैं ना हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को बार बार हर एक बच्चे के साथ, तो जिसके नंबर बहुत कम भी आ रहे होते हैं ना टेस्ट में, जैसे जिसके नंबर मान लो 30%, 40% भी आ रहे होते हैं, वो भी सीधा जंप मार के 85% पे चला जाता है। मिनिमम टू मिनिमम 85%। यानी मेरे जो पिछले साल का बैच है उसमें मिनिमम 85% जाने वाला है, मैक्सिमम 95 जाने वाला है। कंफर्म मैं कह सकता हूँ, मैंने पेपर डिस्कस कर लिया बच्चों के साथ। तो मिनिमम में तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई बच्चा नहीं जो मिनिमम में लाई कर रहा है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो मिनिमम में लाई कर रहा है। तुम ऑलरेडी अच्छे में लाई कर रहे हो ऑलरेडी। ठीक है ना, आगे बढ़े हम। स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करें। स्फेरिकल मिरर मतलब क्या होता है? ऐसे मिरर जो थोड़े कर्व्ड होते हैं। बोर्ड पे देखो गौरी, जो थोड़े कर्व्ड होते हैं। स्पून सबने देखे, स्पून ऐसा होता है बिल्कुल सेम। तुम स्पून के सामने अपने आप को देखते हो तो तुम्हारी इमेज, तुम्हारी फेस स्पून में मोटा पतला भी दिखाई देता है कभी कभी। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स एक तरह से ऐसे होते हैं जो कर्व्ड हो। क्लियर? अब लिखो इसकी डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स आर मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स आर मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स आर मिरर्स whose reflecting surface is curved. Spherical mirrors are mirrors whose reflecting surface is curved. Spherical mirrors are mirrors whose reflecting surface is curved. लिख लिया यहां तक? अब आगे देखो, जब भी हमें कोई स्फेरिकल मिरर बनाना होता है ना, तो हम स्फेरिकल मिरर को काटते हैं किससे? स्फेयर से। मान लो तुम्हारे पास एक स्फेयर है, ट्रांसपेरेंट स्फेयर। तुम्हारे पास क्या है? एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर। इमेजिन करो, बॉल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट नहीं, ओपेक नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाली बॉल, ग्लास की बॉल। ठीक है, देखो इवन। अब इस स्फेयर में से अगर मैं एक सेक्शन कट कर दूं तो ये सेक्शन बन जाएगा। ये सेक्शन कट किया मैंने तो ये सेक्शन बन गया। अब अगर मैं इसमें पॉलिश कर दूं इस साइड पे तो ये बन गया एक कर्व्ड मिरर। ठीक है, इसका नाम होता है कॉनकेव मिरर। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब अगर तुम इसमें कट करते हो यहां से सेक्शन तो ये वाला पार्ट बन रहा है, और अगर मैं पॉलिश कर दूं ये वाला पार्ट तो ये बन गया एक और टाइप का कर्व्ड मिरर। एक तो होता है कर्व्ड इनवर्ड्स, एक होता है कर्व्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, अब ये बनाना नहीं है अभी ये। अब आगे लिखो, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन प्रॉपर कंटिन्यू करो। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन कंटिन्यू करो। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स, the reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of sphere,
The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of sphere. ठीक है? Such mirrors whose reflecting surface are spherical. आगे लिखो. Such mirrors whose reflecting surface are spherical. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors. अब ये स्फीयर है, बोर्ड पे देखो, स्फीयर का एक सेंटर होगा ना? हर एक बॉल का, हर एक सर्कुलर पार्ट का एक सेंटर होता है. ये स्फीयर 3 डायमेंशन फिगर है, 2 डायमेंशन फिगर? बताओ. स्फीयर 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन? 3 डायमेंशन है श्रेय. बॉल 3 डायमेंशन होती है, सर्कल 2 डायमेंशन होता है. सर्कल का 3 डायमेंशन पार्ट होता है स्फीयर. ठीक है ना? क्लियर है? ये फिगर बनाओ. अब आगे लिखो. ये क्या है? स्फीयर का सेंटर. ठीक है ना? देखो ध्यान से. ये बना लो पहले तो, और लिखो, इससे पहले लिखो कॉनकेव मिरर. 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर है. पहले आता है कॉनकेव मिरर. 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर है. पहला है कॉनकेव मिरर. ये फिगर बनाओ. उसके बाद रिद्धि और रुद्र को डाउट अभी तक पढ़ रहे हो ना सारे? लिख लिया? बताओ, लिख लिया? अब इसमें लिखो द स्फेरिकल मिरर डेफिनेशन. कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन है. द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards. The spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. The spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. The spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is facing towards center of sphere. That is facing towards center of sphere. Facing towards center of sphere. Facing towards center of sphere. ये देखो, ये कर्व्ड मिरर है. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है. ये वाला पॉलिश सरफेस है. ये वाला क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और ऊपर दूसरा वाला क्या होता है? पॉलिश सरफेस. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो फेस कर रहे हैं स्फीयर के सेंटर को, है ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्फीयर के सेंटर को फेस कर रहा है, राइट? ये डेफिनेशन में लिखा है. फेसेस का तो काम ही यही है. जो डेफिनेशन वही उसका मतलब. ठीक है? अब लिखो कॉन्वेक्स मिरर. ये इस तरीके का बन रहा है. इसका सेंटर यहां पर है. सेंटर यहां पर है ना इसका. और ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग. और ये कौन सा सरफेस है? पॉलिश्ड. लिखो द स्फेरिकल मिरर. द स्फेरिकल मिरर सेकल रूप बना लेना निवान. द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards. The spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards. The spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards. The spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards, that is facing opposite to the center of sphere. That is facing opposite to the center of sphere. That is facing opposite to the center of sphere. Facing opposite to the center of sphere. देख लिया? अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में. तो अभी तुम सब समझो, लिखो बाद में. उसकी डेफिनेशन तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टर्मिनोलॉजी देख लो एक बार. कोई डाउट है यहां तक? ये हमारा कौन सा मिरर है? बताओ. कॉनकेव. और ये कौन सा मिरर था? कॉन्वेक्स. एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इसके सेंटर से पास करती है, मिरर के सेंटर से पास करती है. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. और ये इमेजिनरी होती है. इमेजिनरी कैसे? अगर तुम बाजार से मिरर खरीदने जाओ, ये मिरर मिलते हैं, जैसे प्लेन मिरर मिलता है ना बाजार से, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में मिलता है. और किसी होटल में भी देखा होगा कॉनकेव मिरर लगा होता है ना? शेविंग मिरर बोलते हैं इसको. तो अगर तुम बाजार से मिरर खरीदने जाओ तो प्लेन मिरर भी मिलता है, कॉनकेव मिरर भी मिलता है और कॉन्वेक्स मिरर भी मिलता है. ये डंडा नहीं आएगा उसके साथ. इमेजिन करो तुम मिरर खरीदने जा रहे हो, एक लाइन से बड़ी लंबी सी लाइन लेके चल रहे हो, ऐसे ऐसे. ऐसा तो नहीं होता. तो ये जो लाइन है ये इमेजिनरी है.
इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये कहां से पास करती है, मिरर के सेंटर से, और जो मिरर का सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पोल। सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। क्लियर है, ये मिरर का सेंटर है, ये स्फीयर का सेंटर नहीं है। स्फीयर का सेंटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सेंटर है मिरर का, ठीक है। अब एक सेंटर आता है किसका, ये सेंटर जो है ये स्फीयर का सेंटर है। अगर मैं स्फीयर को पूरा बनाऊंगा तो ये इसका सेंटर बनेगा। एक मिनट, अगर मैं पूरा ये स्फीयर बनाऊंगा तो इसका सेंटर बनेगा ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब क्या है, पूरे कर्वेचर, कर्वेचर यानी स्फीयर का सेंटर है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरे कर्वेचर का सेंटर है ये स्फीयर का। और ये क्या डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस को तो हम रेडियस बोलते हैं ना। तो ये क्या हुआ, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बीच में एक पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं फोकस, और फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। एफ क्या है यहां पर, फोकस, और फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ये रेडियस का हाफ है, यस। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो कितनी मर्जी बड़ी बना दो, वो इमेजिनरी है, और ये अलग अलग होते हैं। यानी मैंने दोनों को साथ में बना दिया, पर मिरर तो अलग अलग है, कॉनकेव मिरर अलग है, कॉन्वेक्स मिरर अलग है, दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस अलग है। हाँ, फोकस पॉइंट हाफ पे होता है रेडियस पे। फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ क्या होती है, स्मॉल एफ, इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस का हाफ होता है। ये सारी चीजें मैं तुमको डेफिनेशन वाइज लिखवाऊंगा जब हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। अब ये लिख लो, अभी तो हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा है ना, लिख लो। आज की क्लास इसके बाद ओवर है।